स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग कर्नाटक राज्य के विषय में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है, कर्नाटक से आपको क्या याद रखना है, तो वही सारे मेन पॉइंट्स आप समझेंगे। आप इसमें भारत का मैप देख पा रहे हैं। भारत का नक्शा आपको दृष्टिगत हो रहा है। इसमें देखें कर्नाटक राज्य कहाँ है, तो दक्षिण में है और दक्षिण में ये कर्नाटक राज्य है। इसी का बड़ा रूप ये इसके साथ में एक ये बड़ा कर्नाटक का मैप है। पड़ोसी राज्य जान लें, कर्नाटक के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल जो ग्रीन रंग में, पड़ोसी राज्यों में हो जाएंगे। एक हो गया केरल, इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यहाँ पर होगा गोवा। तो कुल कितने 6 पड़ोसी राज्य हैं जो कर्नाटक राज्य से सीमा बनाते हैं। और कर्नाटक के पश्चिम में अरब सागर इधर स्थित है। तो कर्नाटक के पड़ोसी राज्य आप जान गए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा। और पश्चिम में इसकी सीमा किससे लगती है, अरब सागर से लगती है। यदि आप ये बड़ा मैप देखो तो इसमें राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु है। ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ पर ये मैसूर है और यहाँ पर ये बेलग्राम है। बेलग्राम महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एक बार, और सन था, याद आ रहा हो बताओ आप, 1924। 1924 में कर्नाटक के बेलग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, महात्मा गांधी बनाए गए थे। कर्नाटक से संबंधित ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। राजधानी आपको मालूम हो गई बेंगलुरु। राज्य पशु हाथी, राज्य पक्षी क्या है वहाँ का, नीलकंठ या इंडियन रोलर, बड़ा सुंदर दिखाई देता है इंडियन रोलर। और राज्य वृक्ष हो गया चंदन, राज्य पुष्प कमल, राज्य का फल आम। जनसंख्या कितनी है, 6.11 करोड़, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल कितना है, 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। और भाषा बोली जाती है वहाँ कन्नड़। इसमें राज्य वृक्ष क्या आया है, चंदन। तो चंदन के बड़े बड़े वन हैं वहाँ। चंदन की तस्करी भी होती है और चंदन बड़ी महंगी लकड़ी होती है, खुशबूदार भी होती है। तो चंदन तस्कर एक पहले हुआ करते थे, जिनका नाम आता है वीरप्पन। वीरप्पन जो है वो बड़े चंदन तस्कर थे, जिनका नाम कहाँ से जुड़ा है, कर्नाटक से। कर्नाटक के लोक नृत्य भी आप लोग ध्यान रखना, कौन कौन से होते हैं लोक नृत्य वहाँ। यक्षगान नृत्य, डोलू कुनीथा, जूडू हैली, आत कुनीथा, कंसाले नृत्य, बोलक नृत्य, सोमना कुनीथा, पूजा कुनीथा और कांगडिलो कुनीथा। ये सब कर्नाटक में होने वाले लोक नृत्य हैं। भूत आराधना नृत्य, बेलाटा नृत्य, वीरभद्र कुनीथा, मंडल नृत्य और एक होता है गारो वारा कुनीथा। ये शिव पूजा करने वाले इस नृत्य को करते हैं। तोगालू गोम्बे याता, ये एक प्रकार का कठपुतली नृत्य है, तो ये महत्वपूर्ण है। तोगालू गोम्बे याता, इसको ध्यान रखेंगे। भूत कोला, ये उडुपी में तुलु भाषी समुदाय में यह नृत्य प्रचलित है। तो कर्नाटक का जिला कौन सा, उडुपी, जिसमें तुलु भाषी समुदाय कौन सा नृत्य करता है, भूत कोला। और इसमें एक खास बात आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्या आया है, कुनीथा आया है। तो अगर बाय द वे डोलू कुनीथा, वीरभद्र कुनीथा, तो कुनीथा से रिलेटेड अगर कोई नृत्य पूछा जाता है तो आप ऑप्शन कर्नाटक चुन सकते हो। कर्नाटक के प्रमुख त्यौहार भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हम्पी महोत्सव वहाँ मनाया जाता है।
इसे विजय उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। ये कवि पुरंदरदास के जन्मदिन का जश्न भी इस अवसर पर मनाया जाता है। इसमें कन्नडिगा नृत्य होता है और ये नवंबर के पहले सप्ताह में विजयनगर की राजधानी हम्पी में मनाया जाता है। तो प्राचीन विजयनगर साम्राज्य जो था वो कर्नाटक में था और विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। और हम्पी में ही ये हम्पी महोत्सव आयोजित होता है। विजयनगर ये जो प्राचीन साम्राज्य है इसकी स्थापना 1336 में की थी। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दोनों भाइयों ने मिलकर की थी, जो बंधु संगम के पुत्र थे। तो आप जान गए हम्पी महोत्सव। क्या ध्यान रखेंगे? एक तो महीना याद रखना है आपको, नवंबर महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और कैसा है? विजय उत्सव। दूसरा है गारो महोत्सव। ये गणेश चतुर्थी के पहले दिन मनाया जाने वाला त्यौहार है। उगादि महोत्सव ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के हिंदुओं के लिए नए साल का दिन होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उगादि महोत्सव ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के हिंदुओं के लिए नए साल का दिन किस रूप में मनाते हैं? उगादि महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अभिषेक ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित होता है। यह एक जैन महोत्सव है और 12 साल में एक बार मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है। महामस्तकाभिषेक कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? 12 सालों बाद मनाया जाता है। और कैसा उत्सव है? जैन उत्सव है। कंबाला महोत्सव ये कन्नड़ जिला और उडुपी जिला में एक पारंपरिक भैंसे की दौड़ है और भैंसे के एक जोड़े को हल से बांधकर कीचड़ के खेत में दौड़ाया जाता है और ये नवंबर और मार्च के बीच में आयोजित होता है। तो कंबाला दौड़ कर्नाटक में एक भैंसा दौड़ है जो विशेषतः 2 जिले हैं, कन्नड़ और उडुपी जिले में आयोजित होती है। हब्बा महोत्सव ये कन्नड़ शब्दावली में हब्बा का अर्थ क्या होता है? त्यौहार होता है। तो हब्बा महोत्सव एक त्यौहार है कर्नाटक। होयसला महोत्सव यह नृत्य महोत्सव बेलूर और हेल्बिड में आयोजित होता है। तो बेलूर और हेल्बिड जिले में कौन सा? होयसला महोत्सव आयोजित होता है। करगा महोत्सव ये कारगा लग गया है लेकिन यहाँ पर क्या है? करगा महोत्सव। ये पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जिसमें द्रौपदी को एक अनुष्ठान के रूप में समर्पित किया जाता है और ये राजधानी बेंगलुरु में आयोजित होता है। तो करगा महोत्सव में ये किससे जुड़ा हुआ है? द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। कनकदास जयंती ये कर्नाटक सरकार ने कनकदास के जन्मदिन को राजकीय अवकाश घोषित किया है और कुरुबा तथा गौड़ा समुदाय द्वारा ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो कनकदास जयंती कौन से समुदाय मनाते हैं? कुरुबा और गोड़ा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी ये अगस्त या सितंबर माह में मनाई जाती है। राजोत्सव दिवस ये नवंबर के पहले दिन मनाया जाता है। तुला संक्रमण त्यौहार ये कोडवा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। वैरामुडी त्यौहार भगवान चेलुबराय स्वामी के सम्मान में मनाया जाता है मार्च के महीने में। तो वैरामुडी त्यौहार भगवान कौन से हैं? चेलुबराय स्वामी, और महीना ध्यान रखिएगा मार्च में। पट्टडकल नृत्य महोत्सव ये जनवरी में मनाया जाता है। तो ये सब कर्नाटक में मनाए जाने वाले पर्व हैं। कर्नाटक के प्रमुख लोकगीत भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक जावाली होता है। कर्नाटक में प्रेम प्रधान गीतों की एक शैली क्या कहलाती है? जावाली कहलाती है। तिल्लाना ये उत्तरी भारत में प्रचलित तराना के समान ही कर्नाटक संगीत में तिल्लाना शैली होती है। तो उत्तर भारत में जो तराना शैली है वैसी ही दक्षिण भारत में क्या है? तिल्लाना शैली है जो कर्नाटक संगीत के अंतर्गत आती है। या कर्नाटक संगीत में कौन सी शैली जानी जाती है? तिल्लाना शैली। कनकदास का ध्यान रखिएगा, 1509 से 1609। कौन है कनकदास? कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार थे
और कर्नाटक संगीत में 72 राग होते हैं। कर्नाटक जल विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य, इसके विषय में भी ध्यान रखना आप। 1902 में शिव समुद्रम में एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। शिव समुद्रम प्रपात या झरना कावेरी नदी पर स्थित है और ये 98 मीटर ऊंचा है। तो एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? शिव समुद्रम में स्थापित किया गया, सन था 1902, और नदी कौन सी है? कावेरी नदी। ये जो जल विद्युत की बात आ रही है, तो अगर हम भारत में विद्युत उत्पादन की बात को देखें भारत में, तो भारत में विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा किससे होता है? सबसे ज़्यादा होता है कोयले से। जो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बनाती है वो कोयले से बिजली बनाती है, और भारत में बिजली कोयले से कितनी बन रही है? लगभग 64% के लगभग। उसके बाद आता है स्थान जल विद्युत का, यानी हाइड्रो पावर, ये बनती है लगभग 27%। उसके बाद आती है पवन ऊर्जा, यानी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं जहाँ पर हवा तेज चलती हो, और ये दक्षिण भारत में ही लगाई जाती हैं। और उसके बाद स्थान आता है परमाणु ऊर्जा का, और परमाणु ऊर्जा भारत में लगभग कितनी है? 2 से 2.5% के लगभग बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाई जाती है। तो इनको आप ध्यान रखेंगे। जोग जलप्रपात के विषय में भी ध्यान रखना। यह शारावती नदी पर है, 254 मीटर ऊंचा है। यह 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। इसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। और 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? राजा, रॉकेट, रोरर, रानी। राजा, रॉकेट, रोरर, रानी, इन 4 छोटे छोटे जलप्रपातों से मिलकर जोग जलप्रपात बना है। कर्नाटक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनको भी आप ध्यान रखना। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्लायनगिरी 1930 मीटर ऊंची है। यह चिकमंगलूर तालुका के पश्चिमी घाट के चंद्रद्रोण पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मुल्लायनगिरी, और ऊंचाई आपको मालूम हुई 1930 मीटर, और है कहाँ? पश्चिमी घाट के चंद्रद्रोण पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, चिकमंगलूर तालुका में। ये कुछ अन्य पर्वत हैं, इनको भी ध्यान रखेंगे। कुमार पर्वत, ये 1712 मीटर ऊंचा है। पुष्पागिरी पहाड़ियाँ कुर्ग जिले में हैं कर्नाटक के। डाडा चद्री चोटी, ये शिमोगा जिले में है। मधुगिरी, ये तुमकुर जिले में है। और अगुम्बे, ये दक्षिण भारत का चेरापूंजी कहलाता है। और उत्तर भारत का चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में। मेघालय में चेरापूंजी है, और चेरापूंजी में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के चेरापूंजी में। लेकिन अब इसका स्थान बदल गया है। मेघालय में ही चेरापूंजी से थोड़ी सी दूरी पर, करीब 13-14 किलोमीटर दूर मासिन राम है। जगह का नाम क्या है? मासिन राम। यहाँ पर अब विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और उससे पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी में। तो दक्षिण भारत का चेरापूंजी अगुम्बे कहलाता है, जो कर्नाटक में स्थित है। और उत्तर भारत का चेरापूंजी अब किसको कहेंगे? मासिन राम को कहेंगे। तो विश्व कभी आ जाए प्रश्न, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो आप लगाओगे मासिन राम, और मासिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दुनिया की? तो आप लगाओगे लेह या फिर लद्दाख में। लेह या लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। कर्नाटक की पॉलिटिकल कंडीशन जान लेते हैं। ये सीटें आप लोग ध्यान रखना। कर्नाटक विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 224। विधान परिषद, इसमें 75 सीटें हैं। और लोकसभा के लिए कर्नाटक से कितने चुने जाते हैं? 28। और राज्यसभा की सीटें हैं वहाँ 12। विधान परिषद कैसा सदन है? स्थायी सदन है। और विधानसभा कैसा होता है? अस्थायी सदन होता है।
कर्नाटक की प्रमुख जनजातियां भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है वहाँ? टोडा, हिक्की पिक्की, जेनु कुरुबा, कुडू कुरुबा, कोंडा, शोलागा, कुट्टुनयाकन और आदियान। ये सारी जनजातियां कर्नाटक में पाई जाती हैं। कर्नाटक के राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय अभयारण्य और बायोस्फीयर की स्थापना भारत सरकार करती है। क्यों बनाती है इन्हें? राष्ट्रीय पार्क पक्षियों को आवास के लिए बनाए जाते हैं। पशु पक्षियों को आवास के लिए क्या बनाए जाते हैं? राष्ट्रीय पार्क बनाए जाते हैं। जबकि राष्ट्रीय अभयारण्य में पशु पक्षियों के साथ साथ कुछ वनस्पतियों को भी संरक्षित किया जाता है। जबकि बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें पूरा नेचुरल वातावरण बनाया जाता है। और आप लोग राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय अभयारण्य में टिकट लेकर उसमें घूमने जा सकते हैं, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में सामान्यतः घूमने की मनाही होती है। यहाँ आप टिकट लेकर इसमें घूमने नहीं जा सकते। इसमें जाना है तो विशेष परमिशन जो है वो दिल्ली से लानी पड़ेगी, तब इनमें प्रवेश मिलता है, और वो भी बिना शस्त्र के। तो नेचुरल वातावरण पृथ्वी पर बना रहे, नेचुरल जो जीव हैं जो जिनकी संख्याएं घट रही हैं वो न घटें, उसके लिए क्या बनाए गए हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। और पूरे भारत में बायोस्फीयर रिजर्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 ध्यान रखना आप। या जैव मंडलीय रिजर्व कितने हैं? 18 हैं। तो कुछ राष्ट्रीय पार्क जान लेते हैं कर्नाटक के, जो आपको ध्यान रखने हैं। एक हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, ये चामराजनगर जिले में है और टाइगर रिजर्व है, यानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नागरहोल नेशनल पार्क, ये मैसूर में है और यहाँ पर एशियाई हाथी पाए जाते हैं। अंसी नेशनल पार्क, ये उत्तरी कन्नड़ जिले में है। बन्नरघट्टा, ये राजधानी बेंगलुरु में है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क चिकमंगलूर जिले में है। और मुदुमलाई नेशनल पार्क, ये कोयम्बटूर के पास नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला है, 5520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। काबिनी वन्यजीव अभयारण्य, ये मांड्या जिले में है। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य, ये मांड्या, चामराजनगर, रामनगर जिलों में स्थित है, यानी 3 जिलों में ये फैला है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, ये चिकमंगलूर जिले में है। भद्रा नदी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है और ये भी टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। विलीगिरी रंगन हिल्स, या इसी को कहते हैं बीआर हिल्स अभयारण्य, जो चामराजनगर जिले में है। डंडेली वन्यजीव अभयारण्य, ये उत्तरी कन्नड़ जिले में है। दारोजी स्लॉथ बियर अभयारण्य, ये बेल्लारी जिले में। स्लॉथ बियर का मतलब हो जाएगा सुस्त भालू अभयारण्य, कहाँ पर है? बेल्लारी जिले में। रानी बेन्नूर ब्लैकबक अभयारण्य, ये हवेरी जिले में है। शारावती वैली वन्यजीव अभयारण्य शिमोगा जिले में, और शेट्टीहल्ली वन्यजीव अभयारण्य भी शिमोगा जिले में स्थित है। कुछ और ध्यान रखेंगे, ये पक्षी अभयारण्य है। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये ज़्यादातर पूछा गया है, मांड्या जिले में है कर्नाटक के। ब्रह्मगिरी वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, ये कोडागू जिले में, और यहीं पर पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य भी कोडागू जिले में है। मेलकोटे टेम्पल वन्यजीव पक्षी अभयारण्य, ये मांड्या जिले में है। तो रंगनथिट्टू को विशेष ध्यान रखेंगे आप। कर्नाटक के प्रमुख मंदिर भी ध्यान रखना है। एक वहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर है, ये हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है और इसमें भगवान शिव के एक रूप विरूपाक्ष को इसे समर्पित किया गया है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय ने करवाया था और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो विरूपाक्ष मंदिर किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है, जो शिव के एक प्रतिरूप विरूपाक्ष को समर्पित है। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। अन्य मंदिर हैं वहाँ पत्तदकल मंदिर, मरुदेश्वर मंदिर और उडुपी का श्री कृष्ण मंदिर, बादामी मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और सुब्रमण्यम मंदिर।
ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। कर्नाटक का इतिहास जान लेते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखना। कर्नाटक पर नंद वंश, मौर्य वंश और सातवाहनों ने शासन किया। तो कर्नाटक पर शासन करने वाले शासक थे नंद, मौर्य और सातवाहन। श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थित है, जो गंग वंश के एक मंत्री चामुंडराय ने बनवाई थी। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने कराया था? तो आप मंत्री का नाम ध्यान रखना, चामुंडराय, जो किस वंश के थे? गंग वंश के एक मंत्री थे चामुंडराय, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और ये कर्नाटक में है कहाँ? श्रावण बेलगोला में है। पुर्तगालियों के आगमन से कर्नाटक में तंबाकू, मिर्च, मूंगफली, आलू और मक्का की खेती शुरू हुई। पेशवा 1818 में और टीपू सुल्तान 1799 में इन दोनों की पराजय के पश्चात कर्नाटक ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। जब कर्नाटक स्वतंत्र हुआ, मैसूर राज्य बना और 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। ये कर्नाटक की प्रमुख नदियां हैं, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। कावेरी नदी जो 805 किलोमीटर लंबी है, निकलती कहाँ से है? तो कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये प्रश्न आता है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी को कहते हैं। और यदि प्रश्न आए कि दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे, ये प्रश्न आए दक्षिण की गंगा, तो नदी आप बताओ कौन सी होगी? गोदावरी। तो आंसर क्या होगा? गोदावरी। दक्षिण की गंगा कहलाती है गोदावरी और दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है कावेरी। इसको विशेष ध्यान रखना। कावेरी नदी से और बात आपको ये ध्यान रखनी है कि 1892 से कावेरी नदी के जल को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। और किन राज्यों में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य। आपको ज्ञान हुआ कि कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है, तो कर्नाटक क्या करता है? ज़्यादातर पानी रोक लेता है और तमिलनाडु को पानी कम मिल पाता है। इसी को लेकर जो है दोनों राज्यों में झगड़ा चला आ रहा है। 1892 से सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन देता है, लेकिन कर्नाटक उसकी अवहेलना करता है और तमिलनाडु वासी दिल्ली में जाकर क्या करते हैं? धरना देते हैं। तो कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ये भी ध्यान रखना आप, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु के अतिरिक्त केरल और पुडुचेरी में भी बहती है। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी, अमरावती, हेमावर्ती, लोकापावनी, शिमसा, अर्कावती और स्वर्णावती। ये भी ध्यान रखना आप, कावेरी नदी ही प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। यानी दक्षिण भारत की नदियां जो हैं वो अधिकांशतः सूख जाती हैं जब वर्षा नहीं होती है, लेकिन एकमात्र कावेरी नदी ऐसी है प्रायद्वीपीय भारत की जिसमें हमेशा जल बना रहता है। इसका कारण ये है कि कर्नाटक में दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है तथा तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो दोनों मानसूनों की वर्षा का जल इसे मिलता है, इसलिए इसमें पानी बना रहता है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पेन्नार नदी ये कर्नाटक के कोलार जिले के नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जयमंगली, सागिलेरू, पापाशनी, चित्रावली, कुंदेरू इसकी सहायक नदियां हैं। और अंततः पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 2022 यूपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जाम में। प्रश्न क्या आया था? गंडीकोटा गॉर्ज
निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया था कि गंडीकोटा गॉर्ज जो है कौन सी नदी बनाती है, तो उसका राइट आंसर था पेन्नार नदी ही गंडीकोटा गॉर्ज बनाती है। इसी को ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। और ये जो पेन्नार नदी है, ये गंडीकोटा गॉर्ज जो है वो आंध्र प्रदेश में बनता है। तो ये आंध्र प्रदेश में भी बहती है। तो आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर कौन सा? गंडीकोटा गॉर्ज है। और ये प्रश्न यूपीएससी 2022 में पूछा गया था। पलार नदी ये कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कर्नाटक के प्रमुख बांध हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी पर है, अलमाटी बांध कृष्णाम नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, और कृष्णा राजा सागर बांध ये कावेरी नदी पर स्थित है। ये सभी बांध कहाँ हैं? कर्नाटक में हैं। और नदियाँ विशेष ध्यान रखेंगे। तो आपने कर्नाटक राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना, इनको आप याद कर लें। अगले नए वीडियो में एक नए राज्य के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।